एक शिष्य की अंतर यात्रा भाग 1 और अध्याय 33, 34 और 35। वापस मुंबई आना। मैंने फिर से मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली और अपनी सीट पर बैठकर इधर 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 उधर ऊपर नीचे देखने लगा। विचार आया कि ये सभी यात्री हैं। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है? कारण हजारों हो सकते हैं, लेकिन जाना तो हो ही रहा है। चलो, मुंबई पहुंचकर ही पता चलेगा कि क्या होने को है। चलो, मुंबई पहुंचकर ही पता चलेगा कि क्या होने को है आगे। कभी पढ़ने में ऐसा हो जाता है, इसलिए लोग पहले 1-2 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा, इसलिए गलती के लिए क्षमा। ऐसे ही विचारों के चलते मैं लेट गया और खूब गहरी नींद आई। पता ही नहीं चला मुझे कि मैं ट्रेन में सोया हुआ था। मुंबई सेंट्रल आने में अभी देर थी। मैं फ्रेश होकर नीचे आकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि पास वाले यात्री ने पूछा, आप क्या महालक्ष्मी मंदिर दर्शन के लिए आए हैं? अक्सर ऐसा होता है, भगवा वस्त्र और गले में ओशो की माला, लुंगी कुर्ता पहने हुए। तो आप क्या महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं महात्मा जी? मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। कितने दिन रुकेंगे मुंबई में? मैंने कहा, कुछ पता नहीं। मुझे इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। सोचने लगा, भगवान से मिलूंगा तो क्या होगा? अनुराग कहाँ ठहरी होगी? कैसे उसका पता चलेगा? बहुत से प्रश्न सर उठाने लगे। मैंने अपने ही मन से कहा, चुप, मुझे क्या पता। खैर, स्टेशन से उतरकर बिना सोचे समझे ही बस पकड़ी और आपेरा हाउस पर उतरकर वहीं पहुंच गया, डॉक्टर केशव राव अजिंक्य के पास, जहां मैं पहले रहता था। उनका दरवाजा खटखटाया और वे बोले, साधु आओ, बहुत टाइम हो गया, कहाँ थे? मैंने कहा, बहुत घूम फिर के आया हूँ और आपके पास ही ठहरने का इरादा है। केशव राव बोले, वही बाजू वाला रूम खाली है। कभी कभी वो साउथ इंडियन आता है, पर पक्का नहीं। कुछ बोल के नहीं गया। इस बार मैंने 1 महीने का किराया जेब से निकाल कर उसके हाथ में थमाया और बोला, ये रखो। वो बोला, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा, मुझे नहा धोकर तैयार होकर कहीं जाना है, फिर बाद में बात करेंगे। उसने रुपये जेब में रखते हुए इशारा किया, जाओ, रूम खुला है। मैं उठकर जाने लगा तो बोला, अभी झाड़ू पोछा लगाने आएगी वो बाई, कुछ टाइम से बंद ही था वो रूम। मैं नहा धोकर तैयार हुआ और दूसरी जोड़ी कपड़े जल्दी से धोकर बालकनी में सुखाने के लिए टांग दिए और डॉक्टर के रूम में आकर बड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गया और सोचा, टेरेलिन के कपड़े हैं, घंटे भर में तो सूख ही जाएंगे, फिर बाहर निकलूंगा। इतने में केशव राव आकर पास बैठ गए और बोले, तुम्हारे गुरु रजनीश का क्या हाल है? मैंने कहा, आजकल में मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो पता चलेगा। सुनकर केशव राव बोल उठे, रोज कुछ भी तो न्यूज़पेपर में उसके बारे में आता है। वही सेक्स के और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बोलता है तुम्हारा गुरु रजनीश। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कभी कोई पंगा नहीं लिया।
पॉलिटिशियन से वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा। हाँ, अब देखिए मेरे पढ़ने में थोड़ी गलती हो जाती है। लेकिन वो केशव राव बोले मुझसे, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कभी कोई पंगा नहीं लिया पॉलिटिशियन से। वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा। केशव राव इसलिए मुझे पसंद करते हैं कि वो घंटों तक मुझसे जय कृष्ण मूर्ति जी के बारे में चर्चा करने का मजा लेते हैं। उनका कमरा भले ही महीनों तक खाली पड़ा रहे, लेकिन किसी को किराए से नहीं देंगे। अगर वह जय कृष्ण मूर्ति को नहीं जानता है और उसे अध्यात्म में कोई रुचि न हो तो तो 2:30 वहीं बज गए तो मैंने उठकर धुले हुए कपड़े पहने और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाया पिया। फिर पैदल घूमते हुए वुडलैंड की तरफ मेरे कदम बढ़ने लगे तो मुझे ख्याल आया कि वहाँ जाऊं या नहीं। भगवान से मिलूंगा तो क्या होगा, वो तो हमेशा पूछते हैं हालचाल। वो तो हमेशा पूछते हैं हालचाल, क्या जवाब दूंगा। अच्छा हो पहले एक पत्र में सब कुछ लिखकर मैं खुद उनको दे दूं। यह सब सोच विचार भी मन में चलते रहे और मेरे कदम भी वुडलैंड की ही दिशा में बढ़ते रहे। और मैं ठिठक कर ग्वालियर टैंक मैदान के पास ही रुक कर अपना अपना निरीक्षण करने लगा। महीनों हो गए थे ओशो से मिले, भगवान से मिले, कीर्तन मंडली में घूमते घामते। यह कदमों का उठना शारीरिक प्रक्रिया है। जब मेरे कदम उठते हैं तो मुझे बोध भी रहता है और साथ ही मन में संदेह या आपस में ही दो विपरीत विचारों की गुफ्तगू होती है, उसका भी मुझे स्मरण बना रहता है। अरे वाह, मुझ में सहज ही यह घट रही है। यह जानकर इस प्रक्रिया के प्रति मैं बोधपूर्ण हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। यह जानकर कि इस प्रक्रिया के प्रति मैं बोधपूर्ण हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। अब कोई बात नहीं, अब तो मैं भगवान के पास बिना पत्र लिखे भी जा सकता हूँ। ऐसा आत्मविश्वास होने लगता है। अगर यही स्थिति बनी रही तो, लेकिन इस तो ने मुझे फिर चक्कर में डाल दिया। अगर यही स्थिर स्थिति बनी रही तो, लेकिन इस तो ने मुझे फिर चक्कर में डाल दिया। नहीं, इस मन का कोई भरोसा नहीं, कब मूड बदल जाए। बेहतर है मुझे पत्र लिखकर अपने पास रखना ही चाहिए। अगर मैं बहुत सजग और निर्विचार बना रहा तो ठीक, नहीं तो यह पत्र तो है ही अपना हाले दिल भगवान को बताने के लिए। थोड़ी ही देर में मैं वुडलैंड की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया और एक एक कदम होश पूर्वक सीढ़ियों पर सजगता से रखते हुए चप्पल उतारी और माँ योग लक्ष्मी के सामने जाकर नमस्कार किया। आ गए, लक्ष्मी तबाक से बोली और मैंने बिना शब्दों के ही सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। कल अनुराग आई थी, जाओ बकली कोर्ट में ठहरी है, मिलो। लक्ष्मी तपाक से बोली, कल अनुराग आई थी, जाओ बकली कोर्ट में ठहरी है, मिलो जाकर। कह रही थी कृष्ण वेदांत आए तो मेरा एड्रेस दे देना उसे। माँ लक्ष्मी ने कहा। मैंने कहा ठीक है और मैं पास ही सोफे पर बैठ गया। एक दो गहरी सांसें आई गई और धीरे से आह निकली और मैंने सुकून महसूस किया। आसपास देखा, ग्रीक मुक्ता एक और सन्यासी के साथ कुछ कागजों को हाथ में लिए बात कर रही थी। अब मैं क्या करूं, भगवान से मिलने जाऊं या नहीं? बहुत बड़ा प्रश्न मुझे फिर अंदर से झकझोरने लगा। मैं चुपचाप बैठा ही रहा सोफे पर। शायद माँ योग लक्ष्मी ही पूछ ले कि क्या भगवान से मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैंने एकदम माँ योग लक्ष्मी से पूछा,
ये बकली कोर्ट है कहाँ? तो माँ योग लक्ष्मी ने फौरन कहा, कोलाबा में इलेक्ट्रिक हाउस के पास होटल है, जाओ पहले अनुराग से मिल लो। मेरे लिए बिना प्रयास किए एकदम रास्ता साफ हो गया था। यह सुनकर एकदम से जैसे सारा ट्रैफिक साफ हो गया, विचारों की परेशानियों से निजात मिल गई और मैं वुडलैंड से निकल पड़ा और थोड़ी दूर जाकर बस पकड़ी कोलाबा जाने के लिए। तो ये था 33वां। अब ये 34वां अध्याय भी हाजिर है। पल प्रतिपल जीना, पल प्रतिपल जीना। मुंबई की डबल बस में जाकर बैठ गया और इधर उधर देखते देखते उन्हीं रास्तों को जिनसे मैं भली भांति परिचित हूँ, फिर भी अपने आप को इस शहर में कुछ अजनबी सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि शहर तो वही है, लेकिन मुझ में ही कुछ बदलाव हुए हैं। शायद आज मैं आने वाले कल के लिए बिल्कुल सुनिश्चित नहीं हूँ। शायद आज मैं आने वाले कल के लिए बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हूँ। इतने महीने कीर्तन मंडली में बेफिक्री में नाचते गाते दोस्तों के साथ उत्सव मनाते गुजर गए और बिना सोचे समझे एक युवती के लिए मैं वह सब छोड़कर फिर वहीं चला आया हूँ। आखिर किस लिए? मैंने अपने मन से कहा, यार तुम ही सवाल पैदा करते हो और मुझसे जवाब मांगते हो। तुम ऐसे बेढंगे सवाल मुझसे मत पूछा करो। अंतर्द्वंद चल रहा है। अरे भाई, मैं मोमेंट टू मोमेंट में जीने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम सारा मजा ही किरकिरा करने पर तुले हो। मुझे तुम माफ करो, नहीं तो मैं अभी विपश्यना ध्यान शुरू कर दूंगा और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, आखिर तुम भविष्य के भूत को मेरे पीछे क्यों लगाना चाहते हो? इसी उहापोह में बस इलेक्ट्रिक हाउस के पास बस स्टॉप पर रुकी और मैं जल्दी से नीचे उतरा। सामने ही एक टोकरी में बड़े बड़े पके हुए चीकू लिए कोई बेचने के लिए खड़ा था। मैंने कुछ चीकू चुन चुन कर लिए। चारों तरफ देख रहा था कि बकली कोर्ट कहाँ है। ताजमहल होटल के पीछे कई छोटी छोटी होटलें और गेस्ट हाउस हैं जहाँ विदेशी लोग ही ठहरते, खासकर हिप्पी टाइप लोग ज़्यादा ठहरते थे। मैं वहीं आसपास घूम फिर कर एक ठीक जगह पर पहुंच गया। रिसेप्शन पर मैंने पूछा तो उसने उल्टा मेरा नाम पूछा। मैं वहीं आसपास घूम फिर कर एक ठीक जगह पर पहुंच गया। हाँ, मैंने ऊपर देखा था, नाम लिखा था बकली कोर्ट। रिसेप्शन पर मैंने पूछा तो उसने उल्टा मेरा नाम पूछा। मैंने कहा स्वामी कृष्ण वेदांत। तो फौरन उसने कहा, ऊपर जाके राइट में दूसरा कमरा। मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अनुराग ने दरवाज़ा खोला और मैं कुछ कहता उसके पहले ही वह प्रश्न सूचक ढंग से बोली, वेरी फास्ट। मैंने कहा, यस। सिद्धार्थ के कहने पर पहले मैं 1-2 दिन और रुकने को राजी हो गया था, पर सिचुएशन बड़ी ही जटिल थी मेरे कारण, और भी टेंशन बढ़ने लगा था वहाँ पर। इसलिए सिद्धार्थ के घर में उसके भाई और पिताजी, भाभी और छोटी बेटी, और रोज रोज खटपट करना, तो कहानी तो बताई दी है मैंने। अनुराग बोली, हमें उसके घर जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने भी हमें बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते एग्रेसिव ढंग से देखा था। तो अनुराग बोली, हमें उसके घर जाना ही नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा, अगर मैं भी ऐसा ही सोचने लगूं तो कहूँगा मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अनुराग बोली, नाउ यू टॉक नॉनसेंस। आई एम सॉरी कहकर मैंने कहा, लुक दिस चीकू वेरी गुड वन। वो बोली, दे आर टू स्वीट। मुझे तो ज़रा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। मैं बोला, तो कल अगर कहीं से अमरूद गोवा मिलेंगे तो खाएंगे। और मैंने 2-4 चीकू बाथरूम में जाकर धो लिए और हम दोनों बैठकर खाने लगे। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे,
फिर अनुराग ने पूछा, तुम कहाँ पर ठहरे हो? मैंने कहा, वहीं जहाँ पहले रहता था। अनुराग ने फिर पूछा, क्या तुम भगवान से मिले? मैंने कहा, मिलने गया था पर मिला नहीं, कुछ दिन ठहर कर मिलूंगा। बट ही नोज वी वर टुगेदर, अनुराग ने मुस्कुराते हुए बोली। बट ही नोज वी वर टुगेदर, अनुराग मुस्कुराते हुए बोली। मैंने कहा, तुमने बताया होगा। बस यही। यस, ही आस्क्ड मी हाउ वाज द सिंगिंग ग्रुप। मैंने कहा, मोस्ट ब्यूटीफुल डेज आई हैव एंजॉयड एंड कृष्ण वेदांत हेल्प्ड मी हेल्प्ड मी हेल्प्ड मी ए लॉट। फिर भगवान ने कहा, तुम वापस कब जाओगी न्यूयॉर्क? तुम वापस कब जाओगी न्यूयॉर्क से? तो मैंने कहा, पता नहीं, मुझे पहले अपनी पढ़ाई। ओशो ने उनसे पूछा। भगवान ने कहा, तुम वापस कब जाओगी न्यूयॉर्क? तो मैंने कहा, पता नहीं, मुझे पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी है। फिर भगवान ने कहा, एनी टाइम मोस्ट वेलकम एंड मेडिटेशन शुड बी कंटिन्यूइंग देयर, ओके? देन ही ब्लेस मी। ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हुए 10 बज गए। मैंने कहा, डिनर नहीं लेना है? तो वह बोली, ये फ्रूट्स हैं और सैंडविच है, तुम खा लो। मैंने कहा, नहीं, कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा है ये खाने के लिए। उसने कहा, कल मुझे शॉपिंग करनी है, तुम मुझे किसी अच्छी जगह लेकर जाना। मैंने कहा, देखो 11 बजने वाले हैं, अब कल मिलेंगे। और फिर गले मिलकर अमेरिकन चुंबन का दोनों ने रसास्वादन लिया। गुड नाइट। और मैं बस पकड़ने के लिए मोहब्बत की मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया। लो जी, अब मेरा ख्याल है 35 भी पूरी कर लिया जाए। अध्याय छोटा सा है, जीवन की उबड़ खाबड़ राहें। चलो साथ साथ चलते हैं वहाँ तक। चलो साथ साथ चलते हैं वहाँ तक। ओहो, खिड़की खुली है ना, तो पाँव में ठंडक लग रही है। चलो साथ साथ चलते हैं वहाँ तक जहाँ तक यह रास्ता जाता है। ये दूसरे दिन सुबह की बात है। चलो साथ साथ चलते हैं वहाँ तक जहाँ तक यह रास्ता जाता है। फिर तुम उड़ जाना, तुम्हारे पास तो पंख हैं ही अमेरिका जाने के लिए। तुम्हारी दिशा, तुम्हारी मंजिल कहीं और है, और मैं किसी और मंजिल की तलाश में खुद को ही टटोल कर देखना चाहता हूँ जीवन की इन उबड़ खाबड़ राहों में। ये मुंबई के रास्ते जाने पहचाने से लगते जरूर हैं, लेकिन यहाँ हर शख्स यहाँ से कहीं और जाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं क्या पाना चाहता हूँ? अपने मन में झांकता हूँ तो वहाँ भीड़ है ख्यालों की, और मैं इस ख्यालों की भीड़ में स्वयं को खोना नहीं चाहता। मैं तो जन्म जन्म का जोगी हूँ। मेरे लिए अभी तक कोई राजमार्ग नहीं बना है जिस पर मैं रास्ते के किनारों पर बने निशानों को देखकर 150 किलोमीटर की रफ्तार से एम्पाला या मर्सिडीज में भाग सकूं। मैं दौड़कर नहीं, ठहर कर वहाँ पहुँचना चाहता हूँ जहाँ मैं कभी गया ही नहीं, सिर्फ जानने का सपना देख रहा हूँ। जहाँ से मैं कभी गया ही नहीं, सिर्फ जानने का सपना देख रहा हूँ। ऐसी उल्टी सीधी विरोधाभासी बातें जब से मैंने ओशो से सुनी है, यह संसार सपनों जैसा लगने लगा है। हाँ, मुझे याद है, मैं भी बहुत कम उम्र में अपने घर से भागकर बम्बई आ गया था। ये अपने मन में कितने जो विचार चल रहे थे उस वक्त,
उनको मैंने बयान किया है। हाँ, मुझे याद है मैं भी बहुत कम उम्र में अपने घर से भागकर मुंबई आ गया था, बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो बनने के लिए या कोई स्टोरी राइटर या गीतकार बनने के लिए। तो फिर खूब स्टूडियो की खाक छानी, फिर असफल होकर रोटी रोजी कमाने के लिए इस भीड़ से समझौता करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था और सोच रहा था इस जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। और कई कई बार इस मुंबई से भागकर महालक्ष्मी मंदिर के पीछे की चट्टानों पर बैठकर अंतहीन सागर को देखता रहता कि यह समंदर इतना विशाल है, फिर भी इसकी लहरें दौड़ दौड़ कर किनारों से क्यों टकराती है। अक्सर कई शामें वहीं गुजारी हैं। मैं हाजी मलंग की पहाड़ी पर 2-3 दिन के लिए चला जाया करता, और जब जेब खाली हो जाती तो मुझे इसी बाजार में वापस आना पड़ता। हाँ, मैं फिर से इसी शहर में, इसी बाजार में आ गया हूँ, किसी और बहाने से। यही सब सोचता हुआ करीब 12 बजे मैं अनुराग के पास बकली कोट होटल पहुंच गया। वह भी तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। हम दोनों बाहर आकर दुकानों के पास से गुजर रहे थे तो वह बोली, शॉपिंग से पहले मुझे अपने ट्रेवल चेक बैंक में जाकर चेंज करवाना है, इंडियन रुपये लेने के लिए। मैं बोला, बैंक में तो हमेशा 1-2 रुपये कम मिलते हैं। मैं जानता हूँ, मेरी पहचान वाले मनी चेंजर्स हैं यहाँ पास में ही, तुझे बैंक से ज़्यादा रुपये मिलेंगे। उसने कहा, रियली? मैंने कहा, हाँ, मैंने सन्यास के पहले यह काम भी किया है यहीं मुंबई में। तू पहले बैंक में जाकर आज का भाव पूछ ले, लेकिन डॉलर या चेक देना मत। अभी जा बैंक के भीतर, और मैं यहीं खड़ा हूँ, तू बैंक से पूछ कर आ। वो 5 मिनट में ही वो अनुराग 5 मिनट में ही रेट का पता लगाकर बैंक से बाहर आ गई। मैंने कहा, चल बस पकड़कर चलते हैं मेरे पहचान के मनी चेंजर्स के पास। हम दोनों गए फोर्ट की एक गली में, और एक दुकान में मेरे परिचित व्यापारी से अनुराग के डॉलर और कुछ चेक देकर इंडियन रुपये लिए। अनुराग को बहुत अच्छी लगी मेरी सलाह। अनुराग ने चलते चलते कहा, मुझे भगवा रंग के 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। 2-4-10 दुकानें देखने के बाद मैंने कहा, रेडीमेड तो इस रंग के कपड़े मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पहचान का एक बहुत अच्छा टेलर है, दोस्तों जैसा। वह अगर 2-3 दिन में बनाकर दे तो हो सकता है। चलो पहले उसी से पूछ लेते हैं। मैंने अपने लिए ये टेरेलिन के वस्त्र उसी से बनवाए थे। अनुराग को लेकर मैं फोर्ट में नंदलाल जी टेलर के कारीगरों के पास गया। हमें देखकर 5-6 कारीगर जो काम कर रहे थे, नमस्कार स्वामी जी कहकर खड़े हो गए। किसी ने झुककर कहा, आइए, और हमें 2 कुर्सियों पर बिठाकर बोले, क्या चाय या लस्सी पियेंगे? मैंने कहा, अभी नहीं नंदलाल जी। जो हाथ जोड़े मेरे पास ही खड़े थे बोले, हम क्या सेवा करें? मैंने कहा, इनके लिए 2 जोड़ी कपड़े 2-3 दिन में बनकर तैयार हो सकते हैं क्या? नंदलाल जी कुछ सोचते हुए बोले, मुश्किल तो है, लेकिन मैं करवा दूंगा। मैंने कहा, फिर देर किस बात की, इनका नाप ले लीजिए और हम कपड़ा ले आते हैं। अनुराग के कपड़ों का नाप लेकर बोले, 9-10 मीटर कपड़ा ले आइए। अनुराग बोली, मुझे सिल्क के कपड़े पसंद हैं। तो नंदलाल जी बोले, बस थोड़ी ही दूर खादी भंडार है, आपको किफ़ायती दाम में बढ़िया सिल्क मिल जाएगा वहाँ से। यह सब काम निपटाकर हम मरीन ड्राइव और चौपाटी घूम फिर कर खाने पीने के बाद शाम को होटल पहुँचे। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। अनुराग ने कहा, हमारे पास 7 दिन और बचे हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। भगवा सिल्क के वस्त्रों में अनुराग बहुत सुंदर और खुश लग रही थी।
उसे उसके मनपसंद नए और खूबसूरत कपड़े मिल गए थे। बार बार बड़े से आईने में देखकर कहती, वाकई में सिल्क सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। मैंने कहा, हाँ, उसे पहनने वाले बिल्कुल देवी देवताओं जैसे सुंदर लगते हैं। ये वस्त्र ऐसे ही ये वस्त्र ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम नग्न हैं या कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे हल्के होते हैं, बिल्कुल निर्भर ऐसे हल्के होते हैं, बिल्कुल निर्भर। शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर और सभी देवी देवताओं को सिल्क वाले रेशमी वस्त्र ही हमने प्रतीकात्मक रूप से पहनाए हैं, ताकि हमें शरीर का कम से कम बोध हो और हमें अपने अशरीरी होने का एहसास ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। इसलिए भारत में साधु सन्यासियों को ढीले वस्त्र पहनने के अनुशासन का पालन करना होता है। ब्रह्मचारी हमेशा ढीले वस्त्र ही पहनते हैं। अनुराग ने सोचा नहीं था कि मैं सिल्क के कपड़ों की इतनी लंबी व्याख्या करूंगा। तो जी ये 35 हो गया। और कुछ बातें हैं जो छूट जाती है। जब लिखा था ये 10 साल पुरानी बात है, 11 साल पुरानी बातें हैं। सोचा नहीं था कि पुस्तक बन जाएगी। बस फेसबुक की वजह से मित्र पूछते थे तो मैं लिखता चला गया, और किताब तो बनी। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ही किताब पढ़ के ऑडियो वीडियो बना के यहाँ पेश करूँगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे, या कहना चाहिए टिकटॉक पर। कहाँ कहाँ ये खेल सिस्टम बदलता रहता है, और मैं आपके साथ इसी यात्रा पर अग्रसर हूँ। हरि ओम तत्सत।